हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग जो है कि मैग्नेट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मैग्नेट चैप्टर में आप लोगों ने एक चीज़ देखा था। हमने आपको इसके पहले जो मतलब मैग्नेट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर बी आई एल साइन थीटा। और मैंने इस पर आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन भी करा था। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए जितना भी हम बताएं सब इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक पढ़ाएं आप लोगों को, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हॉल इफेक्ट पूछ देता है। हॉल प्रभाव किसे कहते हैं? देखिए, तो किसी चालक में हॉल प्रभाव का उत्पन्न होना उस चालक तार में धारा के प्रभाव की प्रकृति का परिणाम है। धारा के संगठन तत्वों में मुख्यतः आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, होल होता है, और क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, साथ में उपस्थित हो सकते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह आवेश वाहक बल का अनुभव करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। अभी हमने बी आई बी एल आपको साइन थीटा पढ़ाया था। अब देखिए, जब वाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता तो आवेश प्रायः जो क्या करते हैं? अशुद्धियों के मध्य सरल रेखा में चलते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। परंतु जब चालक तार के लंबाई के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो क्या होता है? ये पथ वक्र के आकार का हो जाता है। इस प्रकार आवेश वाहक, देखिए उसी जो मैंने लिख रखा है, बता जो रहा हूँ आप लोगों को। इस प्रकार आवेश वाहक तार के एक सिरे पर इकट्ठा होने लगता है, परिणाम स्वरूप चालक के दूसरे सिरे पर वितरित एवं समान मात्रा के आवेश एकत्रित होने लगते हैं। ऐसा मुख्यतः तब होता है जब चालक में गतिमान आवेश वाहकों की संख्या अत्यंत कम होती है। आवेशों का यह विभक्तिकरण एवं संग्रह कलेक्टर हो जाता है, या अलग हो जाना होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो नए आने वाले आवेशों का विरोध करता है। इस प्रकार आवेशों के प्रवाह से चालक तार के सिरों पर एक स्थिर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट कहते हैं। तो आप लोग देखिए हॉल प्रभाव, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं। हॉल प्रभाव कहते हैं। देखिए ये है देखिए हॉल इफेक्ट। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत कोई तल मान लेते हैं, अगर ए हो, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी हो, तो तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर बी ए होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की थीटा कोण बना है तो फाई बराबर बी ए काश थीटा होगा। इसका मात्रक वेबर होता है या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। देखिए इसी चीज़ को हमने लिख रखा है। तो किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को, जैसे मानते हैं कि कोई तल ऐसे है, अब इसके लंबवत क्या कर रहा है भाई? हमारी चुंबकीय फ्लक्स ऐसे क्या कर रही है? इसके लंबवत गुजर रही है। इसके लंबवत क्या कर रही हैं? गुजर रही हैं। तो मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर इनके बीच में, तो हमारा क्या हो जाता है? फाई बराबर बी ए काश थीटा होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर या न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था टॉपिक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए फैराडे का जो था, फैराडे ने जो है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम बताया था, ठीक है, जिसे हम पहला नियम और दूसरा नियम के नाम से जानते हैं। पहला नियम क्या है कि जब किसी परिपथ या कुंडली से संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है। या हम कह सकते हैं जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये देखिए क्या है? पहला नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फैराडे का फर्स्ट लॉ। देखिए सेकेंड लॉ देख लीजिए। सेकेंड लॉ क्या कहता है? यहाँ पर देखिए इसका सेकेंड लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ
मतलब ये आपका फैराडे लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड लॉ देखिए, किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के दर के सीधे समानुपाती होता है। किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है फ्लक्स परिवर्तन के दर के सीधे समानुपाती होता है। देखिए इस चीज़ को हमने यहाँ पर मान रखा है। देखिए क्या माना बच्चों, हमने मान रखा है, क्या माना है कि किसी कुंडली से जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान लेते हैं φ1 है, डेल्टा टी सेकंड बाद यह क्या हो जाता है, φ2 हो जाता है। तो डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर φ2 माइनस φ1 बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई प्रपोज करता है क्या, परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभी आपने देखा डिफिनेशन में। तो ई प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, φ2 माइनस φ1 बाई डेल्टा टी। तो ई बराबर हमने एक कांस्टेंट लगाया के डेल्टा टी, जहाँ के क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है तुम हम लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझाइए, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो फैराडे के कितने नियम थे, 2 नियम थे। प्रथम नियम डालकर है, दूसरे 2-3 नियम डालकर लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है लेंज का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए लेंज का नियम क्या होता है भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है। यदि कुंडली, देखिए लेंज का नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिसके द्वारा वह स्वयं क्या करेगा, उत्पन्न होता है। अब देखिए इसी चीज को आगे देखिए, यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो रही तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेगा, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यानी क्या कर रहा भाई, देखिए वो क्या कर रहा, इसका विरोध कर रहा है। मतलब अगर हमारी चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही तो उसे घटाने का काम करेगा, और अगर चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो तो उसे बढ़ाने का काम करता है। अर्थात देखिए अब, अर्थात φ2 माइनस φ1 जो है कि धनात्मक है। अगर मान लीजिए φ2 माइनस φ1 देखा था आपने, तो अगर धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। और यदि φ2 माइनस φ1 ऋणात्मक हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, धनात्मक, जस्ट उसके अपोजिट होगा। देखिए अभी ये फॉर्मूला आपने देखा था, ई बराबर क्या था, के φ2 माइनस φ1 डी बाई डेल्टा टी। यहाँ माइनस हमने लगा दिया हुआ है। यदि मानते तारों में फेरों की संख्या n है तो यहाँ n हो जाएगा। के बराबर हमने जो कांस्टेंट वैल्यू 1 रख दिया, तो ई बराबर माइनस डेल एन देखिए क्या है बच्चों, ये जो न तार में फेरों की संख्या n है। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस n φ2 माइनस φ1 डेल्टा टी। ई का मान निकालेंगे तो माइनस n डेल फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है भाई, हमने देखिए यहाँ लिख रखा है कि इससे स्पष्ट कि अधिक विद्युत वाहक बल ई के लिए n अधिक और टी कम होना चाहिए। करने का मतलब अगर हमें अधिक विद्युत वाहक बल चाहिए तो फेरों की संख्या क्या कर दीजिए भैया, अधिक कर दीजिए, समय कम कर दीजिए। ठीक है, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और फ्लक्स परिवर्तन की दर समय कम होना चाहिए अगर हमें अधिक विद्युत वाहक बल चाहिए तो। देखिए इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा सा इसको करें, नोट्स बना लीजिए, इसको आराम से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, क्या है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है बच्चों, कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि पहली अंगूठी, जो हमारी पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा क्या करेगा बच्चों, चालक की गति की दिशा को बताएगा। देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख रखा है। इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों अंगुली एक दूसरे के लंबवत हो जाए। कहने का मतलब ये हमारा
इस तरह सो जाए। अगर ये मान लेते हमारी क्या है भाई, पहली अंगुली है, और ये क्या है, दूसरी अंगुली है, और ये हमारी अंगूठा है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखिए एक दूसरे क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, ये पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को बताए, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा है, ये बीच वाली अंगुली क्या है, धारा की दिशा आई को बताए, तो अंगूठा जो तीसरी अंगुली अंगूठा है क्या करेगा, धारा की दिशा अगर दूसरी बताए तो अंगूठा क्या करेगा, चालक की गति की दिशा को बताएगा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, आगे लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए हमने एक इसमें एक चालक मान लिया है एक चालक हमारा है, ये कोई तार है ए और बी, इसकी लंबाई पूरा हमने क्या मान लिया भाई, एल। अब देखिए हमने जो ये क्रॉस क्रॉस दिखाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यहाँ तक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा। देखिए जो चीज़ हमने बनाया वो चीज़ मैंने लिख रखा भी यहाँ पर है। माना ए बी कोई एक सीधा चालक है, ये देखिए ए है, प्लस या माइनस बी, हमने एक तार मान लिया है जिसकी लंबाई एल है। देखिए लंबाई पूरा क्या है इसकी, एल है, और चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से गति कर रहा है। ये वी वेग ये चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा जो क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को, क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, इसे चुंबकीय क्षेत्र है। और ये किस गति से वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, या घूम रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब देखिए चूंकि प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबको पता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वी वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। अब गति करेंगे तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल, अभी आप लॉरेंज बल के बारे में हमने बताया, बी ई वी होगा, बी क्यू भी होता है, तो यहाँ ई इलेक्ट्रॉन है। अतः इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में क्या है कार्य, इलेक्ट्रॉन देख रहे थे आप लोग, ऊपर से क्या आ रहा है ए से बी, ए चालक था नीचे बी था, एक चालक था ए बी, तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन क्या, लंबाई एल हो जाएगी, बी क्यू बी ई भी एल हो जाएगा। दोनों सिरे के पीछे विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बटे आवेश। कार्य आपने देखा बी ई वी एल बटे ई सी कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या, बी वी एल बचा। देख लीजिए यदि चालक को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर वी वेग से चलाया जाए तो उसमें उपस्थित प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बच्चों, ई बराबर बी वी एल साइन थीटा होगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। या ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन देखिए इसमें पुट करता है। तो काफ़ी बच्चों जो है कि इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। देखिए थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है बच्चों, जिसके वजह से जो है कि दिक्कत हो रही है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो बच्चों इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। चलिए देखते हैं आगे, ये नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकत्व की परमाणुीय व्याख्या। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबकत्व की परमाणुीय व्याख्या। देखिए इसमें हमने क्या किया भाई, हमारा क्या है, ये गोल से जो बना है नाभिक है, ये हमारा जो न्यूक्लियर है। आप जानते हैं कि ये क्या है, इसमें आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा बच्चों नाभिक है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं क्या करता है, ऐसे चारों तरफ का चक्कर लगाता है। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखा रखा है, थोड़ा सा केयर करिए। ये देखिए नाभिक बना हुआ है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए वी वेग से यहाँ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ।
तो देखिए उसी चीज़ को मैंने लिख रखा है, किसी परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के भी चारों तरफ घूमते हैं। देखिए अपने अक्ष के भी चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूमते हैं, या गति कहते हैं, इसको हम स्पिन गति बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक छोटी धारा लूप का निर्माण होता है। इस धारा लूप के कारण परमाणु पर चुंबकीय गुण आ जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन गति के कारण परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। देखिए बच्चों, इसी चीज़ को मैंने लिख रखा है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमने मान लिया है कि जो मान लिया है हमने यहाँ पर क्या माना है कि माना इलेक्ट्रॉन कक्षीय मतलब जो इसका ऑर्बिट मोशन है, गति है, का कावत काल क्या मान लिया, टी मान लिया, और उसका कक्षीय वेग क्या मान लिया बच्चों, वी मान लिया, और कक्षीय त्रिज्या क्या मान लिया, यहाँ से त्रिज्या हो जाए आर है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कारण उसमें उत्पन्न धारा क्या हो जाएगा, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू तो यहाँ क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, तो ई बाई टी हो जाएगा। देखिए क्यू आई बराबर ई बाई क्या हो गया बच्चों, टी होगा। चूँकि ये गति कक्षीय गति, तो वी बराबर क्या होता है, 2πr/t हो जाएगा। बताइए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कक्षीय वेग बराबर क्या होता है, 2πr दूरी बटा समय। एक चक्कर पूरा लगाने के लिए 2πr हो जाएगा ना, ये पूरा एक इसका परिधि हो जाएगा, 2πr दूरी हो जाएगा, और कितने समय में लगा रहा है बटा टी हो जाएगा। टी का मान यहाँ से कर निकालिए तो 2πr/v आ जाएगा। टी का मान यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, और आई बराबर आई, अब यहाँ से टी का मान रख दीजिए यहाँ सर, देखिए यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, आई बराबर क्या हो जाए, EV/2πr। ठीक है, टी का मान यहाँ पर हमने रख दिया इस वाले में। अब धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव m बराबर I इंटू ए होता है। अब यहाँ से I का मान रख दीजिए, तो m का मान निकल जाए, m बराबर क्या हो जाएगा, AVR बटे क्या हो जाएगा, 2π। अब देखिए हमने एम से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। एम क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। देखिए एम से हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एम से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, MEVR। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भी क्या है, वेग, आर त्रिज्या है। तो बचा क्या हमारे पास, ई बटे देखिए 2m बचेगा, और MEVR को हमने अलग कर लिया। ठीक है, और जो MEVR है ये किसके बराबर बच्चों, L के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय गति का कोणीय संवेग है। तो ये m बराबर निकल जाएगा E/2me इंटू L। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा मैग्नेट चैप्टर से था बच्चों। ठीक है, जितना हमने पढ़ा बच्चों आप उसे नोट्स बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं जितना भी पढ़ा हूँ सब आपका एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जिस सारे मैंने चैप्टर जिससे आपको करा दिया सब जो बिल्कुल बोर्ड में एकदम बिल्कुल क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से वो कर लीजिए बच्चों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।